जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय लेकर फांसी पर चढ़ जाते थे, धरती माँ की गोद में जो अपनी कुर्बानी देकर चले गए, आजादी के हवन कुंड में अपनी जवानी देकर चले गए। दुनिया कहती भारत में आजादी आ गई, झूठे राम राज की मुनादी हो गई। गवर्नमेंट बनने तो कन्या अपने तो दादी हो गई, झूठे राम राज की मुनादी। राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर हमारे मेहमान पंडित ओमकार शर्मा जी हैं और आप राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं। 2 बार आपको राष्ट्रपति पदक मिला है, एक बार प्रशस्ति पत्र मिला है और एक बार राष्ट्रपति पदक मिला है। हालांकि जब हम इनके संघर्ष की बात करते हैं तो एक दौर वो था कि जब लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने बीटीसी डिग्री ले ली थी लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली थी और आपने संघर्ष किया। आप उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास भी गए और जिस समय देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे उस समय पूरी सल्तनत को हिला दिया था। उसके बाद हालांकि फिर वैकेंसी निकली और तब आप टीचर बने। जब टीचर बने तो तब भी लगातार लड़ते रहे और नौकरी हासिल की, राष्ट्रपति पदक मिला, अभी भी लगातार सामाजिक सेवा कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सेव इंडिया न्यूज पर। तो आपने किस साल में आपने बीटीसी कर ली थी? मैंने सर 1977 में बीटीसी की। 1976 राजकीय दीक्षा विद्यालय सदन से। तो 76 के बाद में फिर आपको नौकरी कब तक नहीं लगी? नौकरी में 91 में 1991 में नौकरी लगी। तब तक डिग्री अपना लिए रहे, कोई वैकेंसी नहीं निकली तब प्रदेश सरकार में? कोई वैकेंसी नहीं निकली। तो इस बीच में क्या क्या आपने डिग्री लेने के बाद जब तक नौकरी मिली तब तक क्या करते? मैं अनौपचारिक शिक्षक में अनुदेशक रहा और मैंने मेरे पढ़ाए हुए 105 बच्चे को मैंने साक्षर कराया जो कक्षा 5 में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। मेरे केंद्र को माननीय डीएम महोदय, सांसद जी और हमारे बीएससी साहब और एडी बेसिक साहब ने निरीक्षण किया और मुझे आदर्श अनुदेशक की उपाधि से अलंकृत किया। आपके बाबा जी तो आजाद हिंद फौज में थे? मेरे बाबा जी आजाद हिंद फौज में रहे और मेरे खानदानी ताऊ श्री मूलचंद शर्मा जी वे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनको हमारी माननीय और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ताम्र पत्र देकर के सम्मानित किया। एक वो कौन सा किस्सा है कि आप दिल्ली पहुंच गए थे और आपने राजीव गांधी को एक कविता सुनाई थी? वो राजीव गांधी का 20 अगस्त को जन्मदिन था तो 1985 में, तो मैं दिल्ली पहुंचा कुछ आदमियों के पास। तो उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और ये राजीव गांधी जी हमारे कांग्रेस आई के महासचिव थे। तो मैंने उनके ऊपर कविता बनाई। तो मैं इंदिरा जी के पास गया, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी लीजिए मैं कविता मैं पेश करना चाह रहा हूँ राजीव गांधी के लिए। तो मैंने राजीव गांधी को कविता पेश की, जो मुझे प्रसन्न हुए। क्या कविता याद है आपको? राम कहूँ घनश्याम कहूँ या कलयुग का अवतार तने, भारत माँ के लाल श्री राजीव जी मिटा दिया दिखा। धन जन वीर राजीव तूने देश पे सब कुछ वारा, गुंडागर्दी को मिटा और निभाया भाईचारा, इससे अधिक और क्या करके दिया सभी को सहारा, ये राष्ट्र कब तक रहेगा तेरा जब तक गंगा किनारा। सारे राष्ट्र की जनता का लाडले मिलता रहे तेरा प्यार तने, भारत माँ के लाल श्री राजीव जी मिटा दिया। तो ये कविता तो आप लिखते थे ना? हाँ मैं लिखता। फिर आप कविता सुनी, उसके बाद फिर कैसे फिर आप चंद्रशेखर जी से कैसे मिले? नहीं, जब कविता सुनी तो कविता के जो लास्ट बोलते तो राजीव जी ने कहा कि शर्मा जी इसमें तो आपका नाम पता होगा, छुर मेरठ में ग्राम मेरा कहा करे ओंकार मने और भारत माँ के लाल राजीव जी मिटा दिया। तो मैं बताया सर मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैंने एप्लीकेशन भेज देना, तो मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। तो उनका फिर पता कि आपके एप्लीकेशन सचिवालय में लखनऊ भेज दी गई है। तो फिर मैं राजीव जी के पास गया तो राजीव जी ने कहा आप चंद्रशेखर के पास जाइए। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के पास में गया, उन्होंने मेरी बात सुनी। उनके जो पिए का नाम था मनचंदा, उन्होंने कहा अरे मनचंदा जरा शर्मा जी की बात सुनो। तब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करके सचिवालय भेजा उत्तर प्रदेश सरकार को, तब मेरी सर्विस लगी। नहीं, वो पर्टिकुलर आपकी सर्विस लगी या वैकेंसी क्रिएट हुई थी? 270 वैकेंसी निकली थी तब मेरी सर्विस। अच्छा, मेरे गांव के लड़के लिए गए थे, तब सभी निकल रहा मास्टर जी ओमकार शर्मा ने मेहनत करी, मजे आ गए। अच्छा, सिसोली में एक बार ताऊ देवीलाल आए थे, चरण सिंह जी आए थे, हाँ जी, वहाँ मुलायम सिंह यादव आए थे, वहाँ भी आपने कविता सुनाई? मेरी कविता सुनाई थी। वो सन कौन सा होगा? वो सब एराजी संघ भारतीय किसान यूनियन। नहीं, किस सन की बात होगी? ये सन लगभग 94 की ही बात थी। अच्छा हाँ 94। हाँ,
और मिट्टी में यूं प्राण फूकने को जंगली जवान आ रहे, टिकैत का भाषण सुनने देखो किसान में आया। तो चौधरी चरण सिंह तो उस समय नहीं थे? है जी, चौधरी चरण सिंह नहीं, देवीलाल जी थे, मुलायम जी थे, हम्म। वो टिकैत साहब थे, वो थे। तो तो मैं कविता का सुनाने का आपको मौका मिला? मौका मिला, मैं आपने कौन सी कविता सुनाई थी? मैं बताऊंगा कि टिकैत से मेरे अच्छे संबंध थे। मैं जाऊँ था तो टिकैत ने मुझे आमंत्रित किया था। तो मैंने कहा कि मिट्टी में यूं प्राण फूकने को ये जंगली जवान जो आया रे, अपनी समस्या हल करने को देखो किसान में आया रे। कठिन कलम की कील लगी है इनके हरोर पक्षे में, सच की रे सौगात लगी है इनके लंबे संटे में, जग सोमाया करे जागरण रात के सन्नाटे में, जनता के अरमान नियत है इनके लंबे संटे में, तमाम विस्फोटन ढकने के लिए प्रधान आया है, अपनी समस्या हल करने को देखो किसान में। आप आंदोलन बहुत करते हैं। आंदोलन करते हैं। एक बार आप लखनऊ भी तो थाने में चले गए थे, क्या हाँ, आंदोलन? लखनऊ में हमने मंत्रियों का इतवार के रोज मैं सत्यप्रकाश शर्मा सतपाल सहित जाके हमने जब क्या करे इतवार के रोज हमने क्या करे गाड़ी रोक ली मंत्रियों की। फिर हम पेश हो गए राज्यपाल के सामने। नहीं, गाड़ी क्यों रोकी आपने? क्योंकि इतवार के रोज इनका कौन सा दफ्तर खुला था, कहाँ जाते थे ये। हमने अपनी जांच मांगे उठाई, तो मैंने राज्यपाल के सामने रखी। राज्यपाल ने हमारी बात को सुना, हम दिया कर दे गए। उसका प्रतिफल ये मिला कि 8वें दिन मेरे पास क्या कहते हैं रजिस्ट्री आते हैं, मैं जेल रजिस्टर नियुक्त किया गया मेरे। अच्छा, नौकरी में रहते हो? नहीं, उस समय नौकरी नहीं थी। अच्छा, 1985 की बात। अच्छा, 85 की बात। हाँ। तो क्यों आपने गाड़ी क्यों रोक दी होगी? गाड़ी ऐसे रोको कि ये कहाँ जाते हैं, ये किनका है देश, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का है जिनका आप दुरुपयोग कर रहे हो। 2 लाइन में सुनाओ स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, 2 लाइन सुनाओ आप। अरे जो ये देश, माननीय महोदय, पत्रकार महोदय, ये देश किनका है, कौन है देश का मालिक? अरे जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय जयकार फांसी पर चढ़ जाते थे, धरती माँ की गोद में जो अपनी कुर्बानी देकर चले गए, आजादी के हवन कुंड में अपनी जवानी देकर चले गए, ये देश उनका है। मैं कविता मैं उन्हीं पर लिखता हूँ जिनका नाम जो हिंदुस्तान था, जिनका मैं लेख उसी पर लिखता हूँ, नाम जिसका हिंदुस्तानी था, नाम जिनका हिंदुस्तानी, मजहब हिंदुस्तान था। अरे रक्त तिरंगे की धरती पर, अरियों की ललकारों पर जय हिंद का नारा लिखा था, जेलों की दीवारों पर बदन बेड़ियों में बंधा हुआ, लेकिन दिल आजाद था, लेकिन दिल आजाद था। खून के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। ये देश आइए जिन्होंने देश को आजाद कराया, 2 लाइन के द्वारा चलाओ शहीदों की समाधि पर चलकर दीप जला लें, आजादी के दीवानों को हम अपना शीश झुका लें। मान्यवर पत्रकार महोदय जी, मैं भारत पाक सीमा पर गया हुआ था, पढ़ाया हुआ लड़का पहले गुरु जी, मैं कहा हाँ, तो भगत सिंह की सुना दो जो तो मैंने अरे जलियांवाला बाग दिखा दे, आग लगा दे प्राणों में, नूतन शक्ति जोश बढ़ा दे, भारत के मतदानों में चलती गोली आज दिखा, तो आजादी के दीवानों में भगत सिंह की लाश दिखा दे जलती हुई शमशान में। अरे रण उन्मंत रणवा धवनी पर मस्तक चूमने वालों का, प्रिय स्वदेश की बलि बेटी पर हंसर चढ़ने वालों का। मान्यवर जी, आजादी के आंदोलन में मेरी बहनों का, मेरी माताओं का कम योगदान नहीं है। करो मरोगा था वो चित्र बना दे अश्वारों की, झांसी वाली रानी का बधा पीठ से पुत्र दिखा दे, शीश कटा मर्दानी का, नाना साहब नागपुर वाले चित्र बनाना सोनी का, मंगल पांडे वीर मराठे चैतावर सेनानी का। अरे दोनों हाथ तलवार चलाई, छोड़ा सवार ढालों का, प्रिय स्वदेश की बलि बेटी पर हंसर चढ़ने वालों का, चित्रकार तो चित्र बना दे उन सैनिक मतलब। अच्छा गुरु जी, आज जैसे बाबा जी आपके आजाद हिंद फौज में थे, तो देखा आपने? नहीं देखा आपने? नहीं, जो वो थे ताऊजी थे, तुम्हें देखा मैंने देखा? हाँ, मैं तो इंदिरा जी के पास तो ये ले गए थे। किसके पास? इंदिरा जी के पास। अच्छा अच्छा। तो जब वो बात करते थे अंग्रेजों की, तो कुछ ऐसी बात जो आपकी याद हो जो? हाँ जी, अंग्रेज लोग कैसे अत्याचार करते थे जब आजादी के आंदोलन होगा, उस समय लोग किस तरह वो तानाशाही का रवैया होता था? ये बताते थे कि हमारे नोह में खींच लिए और हमारे ऊपर पखाना रख दिया जाता था, उस पर क्या कहते हैं कि उस पर पानी फुवारे छोड़ दिए जाते थे, हमारी पिटाई होती थी, हमें बहुत हमारी इसलिए दुर्दशा होती थी, हम फिर भी हम नहीं झुके, हमने कहा देश के लिए हम झुके नहीं। और मेरे बाबा जी ने तो जब उनकी पेंशन बन गई, पेंशन नहीं ली,
साहू जी ने पेंशन ली थी, उन्होंने पेंशन ली थी। तो जैसा जैसा आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, हाँ जी, तो बीएसए वगैरह लगातार सब आपको सम्मान करते होंगे। सब सम्मान करते हैं। हाँ। बीएसए माननीय बीएसए महोदय हमारे आशा चौधरी जी, मैं ऑफिस में चला गया एक दिन, उन्होंने बहन जी नमस्कार, और क्योंकि मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ है, श्री शर्मा जी मुझे नमस्कार कर लिया, मैं बहन जी और क्या कहूँ, मेरे पास हूँ, मैं आपको फोटो दिखा दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ ना मैं, अब उसमें रखा है, मोबाइल में है, उनको मैं जाओ मेरे पास, मुझे आशीर्वाद दो, तो मैं उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ बीएसए महोदय, और भी माध्यम खड़े हुए हैं, तो कहा मुझे आशीर्वाद, आपने जो देश के लिए आपके पूर्वजों ने, और आप तो डेढ़ साल की मीटिंग में रहते हैं, मुझे डेढ़ साल मीटिंग में। तो अभी भी अब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 10-12 सालों में, सॉरी 10-12 दिनों में एक पार्टी बनी है कोकरोच जनता पार्टी। हाँ जी, तो ये कोकरोच जनता पार्टी बहुत सारे लोग इसमें करोड़ों की संख्या में इसमें फॉलोअर्स हो गए। हाँ तो जी, ये जो कोकरोच जनता पार्टी है, कुछ है आपके बारे में आपको जानकारी कि कोकरोच पार्टी क्या है? तो सुना था ना, बहुत थोड़ी जानकारी है, सुना, क्योंकि 2-3 दिन में ऐसे ही घटना में घट रहा है, अच्छा। वैसे ये उसके में कोकरोच जनता पार्टी हाँ। जो बहुत सारी मांगे हैं उनकी। हाँ जी, उनकी मांगे हैं कि भाई इस समय जो है महंगाई बढ़ रही है लगातार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस तरह की बहुत हाँ सारी युवक तो मांग- युवक रोजगार नहीं, बहुत परेशान है, हाँ। इन्हें क्या पता, ये तो प्रशासन में बैठे हैं कि संतान उनका दर्द का सवा बांध लुगाई क्या जाने, पता तो होने लगे हैं, जब डिग्री लिया हुआ अपने घर बैठे उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। आपने तो आज से 40 साल पहले बड़ा संघर्ष किया नौकरी पाने के लिए। हाँ जी, लेकिन आज की उस समय पॉपुलेशन कम थी देश की। हाँ जी, आज देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। हाँ जी, संसाधन हमारे पास बहुत सीमित हैं। देश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। नो डाउट डेवलपमेंट भी हो रहा है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि जब बार-बार एक ही सरकार होती है तो अहंकार हो जाता है? हाँ जी, इंग्लिश में कहावत है, पावर कन्फेक्ट्स एब्सोल्यूट एंड पावर कन्फेक्ट्स एब्सोल्युटली, जिस आदमी का आत्म सत्ता आ जाती है कि अपने रास्ते पे पथभ्रष्ट हो जाए। तो अब क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि इस समय देश में समस्या क्या-क्या है जिस पे सरकार का ध्यान नहीं है? बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, प्रमुख समस्या तो बेरोजगारी की है, जिसके माँ बाप जमीन बेच करके कैसे कैसे करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और वो बेरोजगार रहता है, तो उनके दिल से पूछिए। आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि जब अगर परिवार में कोई बच्चा बीमार हो जाए तो अस्पताल में किस तरह लूटपाट होती है उसके साथ में, और पढ़ाई के नाम पे जो लूटपाट हो रही है एजुकेशन के नाम पे, कभी कल्पना की थी हमारे देश के उन क्रांतिकारियों ने जो इस देश के लिए जिन्होंने जो अपने आप को बलिदान कर दिया? नहीं, कभी ऐसा किया था कि भाई जब देश आजाद होगा हम्म, तो यहाँ शिक्षा में आपके हाथ में शिक्षा होगी, और डॉक्टरों का जो है चिकित्सा का जो मामला है, चिकित्सा के नाम पे टेस्ट के नाम पे जो लोगों को लूटा जा रहा लूट है। मचा रखी है। ये नर्सिंग होम में लूट होम है, और अस्पतालों में तो बहुत दुर्दशा है, और डॉक्टर बैठते नहीं है और दवा लिख देते हैं। और तो सरकारों को इस पर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए क्रांतिकारी सुंदरसानी परिवार से हैं। जी। लगता नहीं जब आपके सामने ऐसी दिक्कतें आती है कि कैसी सरकार है, उन लोगों ने क्या कल्पना की होगी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, राज कैसे देख रहे हैं? फिर दुनिया कहती भारत में आजादी आ गई, झूठे राम राज की मुनादी हो गई, गवर्नमेंट बनने से तो कन्या परेशान दादी हो गई, झूठे राम राज की मुनादी। एक और सुनाओ जी। दुनिया कहती भारत में आजादी आ गई, दुनिया कहती भारत में आजादी आ गई, झूठे राम राज की मुनादी हो गई, गवर्नमेंट तो थी कन्या परेशान दादी हो गई, झूठे राम राज की मुनादी। लगता नहीं आपको कि जो समस्या है इस समस्या का समाधान होना चाहिए? समाधान होना चाहिए, बहुत ही समाधान होना चाहिए, और भारत सरकार को इन ये जो से रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी सबको इनको जेल के अंदर डालना चाहिए, तब इस देश के इसी क्या कह रहे राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के हित हो सकेगा। आपको लगता है कि किसी दफ्तर में चले जाए तो बिना रिश्वत लिए कोई बाबू भी काम कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं, और सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेता गरीब शामिल होते जा रहे हैं, आम जनता मध्य से निम्न होती जा रही है। ये सब अगर सरकार, हाँ, वो इनके पर कह तो सरकार सख्त हो जाएगी, ये अपने आप दिमाग से ही हो जाएंगे पूरे। जैसा आज की आबो हवा है, कानून व्यवस्था है, क्योंकि हम कानून व्यवस्था से एग्री है, कानून व्यवस्था ठीक है, बेहतर ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये और बहुत सारी समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या और बहुत सारी समस्या है, किसानों की समस्या है, हाँ, समाधान कब होगा?
आप तो शुक्ला सेनानी परिवार से हो, आपको तो डर होता है, आपको लड़ाई लगातार अपनी समस्या लेकर के इनके बाद जाए इनको जगा जाए, सो तो हो भी जगाते हुए एक जमाना बीत गया। इन्हें सो तो हो गए, इन्हें पता है सब, इन्हें करना चाहिए, ये सब पता है, प्रधानमंत्री है देश की, सब पता है क्या हो रहा है। इन पर पहले नाक फुटे, इनका अंकुश लगाना चाहिए, तो अपने आप से हो जाएगी। अब इस समय आपकी कितनी उम्र हो गई है लगभग? मैं 73 साल का हो चुका साहब, सॉरी 72 साल का हो गया 10 साल के आप हो गए लगभग लगभग। लगातार आपका पूरा जीवन संघर्ष कर रहा है। हाँ जी, मेरा जी सिद्धांत के साथ आपने नौकरी की, सिद्धांत के साथ आपने नौकरी की, और अब भी आप सोशल काम में लगे रहते हैं। जो आपके पास है आप चले जाते हैं। जब आप अधिकारियों के पास जाते हो किसी काम के लिए, तो एक बार का काम हो जाता है या कई बार जाना पड़ता है? नहीं, कई बार तुमको जरूरत नहीं पड़ती जी, मैं उनको अपना परिचय देता हूँ, जानते हैं मुझे सब। उनको जो फिर वो कहते हैं आप जो आप कोई समस्या हो या किसी की समस्या, शर्मा जी आप फोन कर देना, आप फोन पे आप तो मैं उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे अच्छे अधिकारी अच्छे अधिकारी अच्छे भी हैं, भ्रष्ट भी हैं, भ्रष्टों की तो कमी नहीं है। अब भ्रष्ट ज्यादा है, अच्छे तो बहुत कम है। अच्छे तो नहीं के बराबर है, वो 4 रुपए के लिए जाएंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे थे ओमकार शर्मा जी से। ओमकार शर्मा जी को 2 बार राष्ट्रपति से पदक लेने का अवसर मिला, और आपने लगातार सिद्धांतों के साथ जिए, सिद्धांतों के साथ काम किया, सिद्धांतों के साथ नौकरी की। आप शिक्षक रहे, राष्ट्रपति पदक मिलने के बाद भी लगातार अपने आप को ऐसा नहीं मानना कि मैं रिटायर हो गया। अभी भी लगातार दिन में चाहे लू चल रही हो, चाहे सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ रही हो, अगर कोई इनके पास आता है तो एकदम चल पड़ते हैं काम के लिए, और अधिकारी को परिचय देते हैं। हालांकि ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो जब मुझे बताते हैं कि राष्ट्रपति पदक विजेता हैं, तो इनकी बात मान लेते हैं। लगातार अभी भी पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, भ्रष्टाचार को लेके और जितनी भी समस्याएं उनको लेकर लगातार अभी भी लड़ने को तैयार रहते हैं। और आप चूंकि ओजस्वी हैं, कविता भी लिखते हैं, और लगातार बड़े स्पष्टवादी हैं। अगर इन्हें लगता है कि हम ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो कविता बना के अफसर के सामने कविता सुनाते हैं, और खूब निर्लज करते हैं। कहते हैं कि मुझ पर हमला करो, और अपनी बात भी करते हैं कि बाबा आजादी की फौज में रहे, ताऊजी शुक्ला सेनानी रहे। एक जो परिवार की लीगेसी है देश के लिए लड़ने बढ़ने की, उसमें लगातार इनके परिवार का नाम हमेशा आगे रहा। आप सरदाना जो विधानसभा है, सरदाना विधानसभा मतलब सरदाना के पास में गाँव है, छू गाँव है, हालांकि शिवालसा विधानसभा गाँव है। आपकी वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है, और बचपन से चूंकि क्रांतिकारी परिवार में रहे, स्वतंत्र सेनानी परिवार में रहे, आजाद हिंद फौज का लगातार जो सैनिक थे उनका घर पर आवागमन रहा, तो ऐसी शिक्षा दीक्षा मिली कि लगातार आप बोल रहे, अपनी बात बहुत बोल्ड तरीके से रखते हैं, और सिद्धांत की बात रखते हैं। तो हम लगातार फिर बुलाते रहेंगे गुरु जी को। अभी भी जब हम इनसे बात करते हैं देश को लेकर, तो बहुत उग्र हो जाते हैं। लगातार जो कविता भी सुनाते हैं तो बहुत आक्रामकता सुनाते हैं। तो लगातार हम बने रहेंगे आपके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने कमेंट जरूर लिखें गुरु जी के लिए। प्रदेश सरकार से जी, तो पहली बार में आपका नाम आ गया था सूची में? हाँ जी, अच्छा, हाँ। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? स्वरूपपुर ब्लॉक में पिछलोक का। अच्छा, पिछलोक वहाँ आप कितने साल रहे? मैं पिछलोक में वहाँ 2.5 साल रहा। तो जैसे अब 2.5 साल रहे, उसके बाद फिर कहाँ पोस्टिंग हुई? मैं मुलेड़ा रहा। अच्छा, तो जैसे आज के दौर में हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो एबीएस होते हैं वो ब्लैकमेल करते हैं शिक्षकों को, उनसे पैसे लेते हैं। हाँ जी, इस तरह पहले भी होता था? पहले भी थे, परंतु आपसे भी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। कभी ऐसा हुआ हो कि एबीएस से आ गया और निरीक्षण के लिए आप ना मिले हो और आपके खिलाफ कर दी हो? ना, ऐसा नहीं, अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अपने ड्यूटी का पाबंद रहा, मैं पहले पहुंच जाता था, और जब मैं प्रधानाध्यापक बना तो मैं इतवार को भी स्कूल में चला जाता। अच्छा, हाँ, संडे को गए थे? हाँ, संडे को स्कूल में। कोई ऐसा वाक्य आया आपके जीवन में कि कभी एबीएस से आपका सामना हुआ या बीएस से आपका सामना हुआ? हाँ, हुआ। एक राजमोहन भी एबीएस आया, उसने टॉर्च के साथ आया, वो बढ़िया था। उनको अरे नहीं, परंतु को कैसे पुरस्कार मिलता है, ऐसा राष्ट्रपति पुरस्कार मिला चाहिए, मैं धमका दिया। तो मैंने फिर जो कुलविंदर सिंह, कुलविंदर जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके पास गया। फिर कुलविंदर ने धमकाया, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे माँ बाप के पिताजी के समान है। फिर मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने धमकाया। फिर मैं अगले दिन डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने खड़ा करा। फिर बीएसए को बुला करके टिकट लगा, फिर सबको आपकी मांगनी पड़ी, गुरुजी में गलती। आप 1991 में आपकी नौकरी लगी जी, और रिटायरमेंट आपका कब हुआ? मैं मार्च 2021 में। अच्छा गुरु जी, ये बताओ कि वो जो दौर था, जो पहला दौर था,
आज के अगर हम बात करें आज के अफसरों के कल्चर में, हाँ जी। टीचरों के कल्चर में, हाँ जी। जैसा आप बता रहे कि आप ड्यूटी पे पहले पहुंच जाते थे, संडे को कभी स्कूल जाते हाँ थे, जी। क्या ऐसा अभी भी है? जो अधिकारी हैं जैसे बीएस से हैं, एबीएस से हैं, अब सुधार है। अच्छा नहीं तो उनके जो नेचर में अब सुधार आया है? नेचर में सुधार है, क्योंकि सरकार जो अनुशासन मानती है हम्म, उनके दे ये अब सुधार है। मास्टर भी अब पढ़ाने लगे हैं और इन अधिकारियों का इसमें भी करते तो हैं भी गड़बड़ी और रुक से पकड़ को। क्या जैसे कहते हैं कि अगर एबीएस से आगे निरीक्षण के लिए तो बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, हालांकि प्रमाण नहीं है कोई भी, कि एबीएस से जो है ब्लैकमेल करते हैं, वो इस पर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? बच्ची मेरे स्कूल में तो उसकी हिम्मत पड़ी नहीं थी। हाँ। बाकी उत्तर बदनाम है करते तो हैं ही हैं। आपके पूरे कार्यकाल में कभी एबीएस का निरीक्षण नहीं हुआ? वो एबीएस का डीएम साहब का निरीक्षण हुआ है, एबीएस का निरीक्षण हुआ है, एडीबीएस का निरीक्षण हुआ है। वो निरीक्षण हुआ है स्कूल में। सब कंप्लीट मिल गया? बिल्कुल कंप्लीट। और मुझे आदर्श अध्यापक के पद से अलग तक मुझे एडीबीएस के निकला। डीएम साहब ने मुझे आदर्श अवश्य जी थे। डीएम साहब कई बार स्कूल में आए मुझे। अच्छा ये आप उस समय जब आप अभी आपने बताया 1973 की बात में, होने से पहले आप जब आप चले गए थे तो आप जो है आप राजीव गांधी के पास चले जाते थे, इंदिरा जी के पास चले जाते थे, हाँ। चंद्रशेखर जी के जी पास। हाँ। तो अब तो मुझे लग रहा है कि अगर आप भेज दो तो लोग जाते नहीं नहीं जा सामान्य सकते, हैं। तो नहीं जा ये सकते। वो ताकत आपको कहाँ से मिलती थी, आप कहीं चले जाते वो थे? ताकत तो उसके एक तो जो मेरे ताऊ जी थे, बाबा जी थे, उनको इस तरह उनका परिचय था उनका। और दूसरी बात अपनी कविता के जरिए से वो मुझे मानते थे, अपनी कविता सुनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे प्रशस्ति मान उनके स्टेज पे भी कविता गाई उन्होंने। कब? उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे हम्म, अटल बिहारी वाजपेयी। हम्म। शायद 1900 लगभग 1993 में। कहाँ मौका मिला आपको कविता सुनाने का? उनके जो निवास स्थान रहा सिन्नरौल। अच्छा, हाँ। उन्होंने मुझे फिर कब उनके स्टेज पे मैंने कविता गई तो उन्होंने फिर मुझे प्रशस्ति पत्र भेज दिया। वो कविता के बोल याद है आपके अभी? हाँ जी, कविता सुन। धर्म निष्ठा और सत्यता ने इतना उठाया आपको, कुछ पुण्य और शुभ कर्मों ने माननीय प्रधानमंत्री बनाया आपको। धन धन वो माता पिता जिन्होंने जन्म पाला आपको, राष्ट्र और समाज सेवा के संस्कारों में ढाला आपको। धन धन वो ऐ पढ़ाने वाला सतगुरु जिन्होंने सब कुछ सिखाया आपको। ऐ पढ़ाने वाला का अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत से। हाँ। जब आपको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया तब आपके मन में क्या भाव थे? मैं तो अच्छा भाव पर सोचा तो लाख था नहीं। जब राष्ट्रपति जी बराबर मुझे निकले उनके में मैंने कविता सुनाई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरुजी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर भी 2 लाइन बोल दोगे। मोदी ने कहा? मोदी जी ने कहा। मैं कहा मकाम में जिस समय एक बच्ची माँ के गर्भ में थी तो अपने गर्भ से आवाज दे रही है कि मैं मरी रही ना जिंदा। ये कैसा प्यार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का अधिकार पिताजी। तो मैं माननीय मोदी जी ने मेरे ये कविता आपने राष्ट्रपति में सुनाई? हाँ। जब आपको पुरस्कार मिला था? पुरस्कार मिलने के बाद में राष्ट्रपति जी ने भी मेरे बहुत मान सम्मान किया। उन्होंने पूरे भी उठाया मुझे बहुत शाबाश।